गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज नोबल गैसेस के साथ। तो हमने देखो ग्रुप 15, 16, 17 पढ़ लिया है। अब ये पी ब्लॉक का लास्ट वाला ग्रुप है, ग्रुप 18, जिसको कि नोबल गैसेस भी हम बोलते हैं। ये जो नोबल गैसेस हैं बहुत ही कम कंपाउंड फॉर्म करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनर्ट होते हैं। तो इनके कंपाउंड्स क्योंकि लिमिटेड हैं तो इनकी जो स्टडी भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। हम एक लेक्चर में कवर कर लेंगे। कोशिश रहेगी कि आज की आज ही नोबल गैसेस सारा का सारा खत्म हो जाए। तो नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। बट इनर्ट गैसेस से आपको ऐसा लगता है ना कि ये कंप्लीटली इनर्ट होंगे, ऐसा नहीं है। ये कुछ कंपाउंड्स फॉर्म कर लेते हैं, जैसे जेनॉन बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म करता है विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। वैसे ये मोस्ट ऑफ द गैसेस नॉर्मल कंडीशंस में बिल्कुल अनरिएक्टिव रहते हैं। बहुत पर्टिकुलर कंडीशंस में जेनॉन और क्रिप्टॉन फ्लोरीन के साथ कंपाउंड्स बनाते हैं या ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड्स बनाते हैं। तो जितने भी ग्रुप 18 में एलिमेंट्स हैं, हीलियम, नियॉन, रेडॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन एंड रेडॉन, ये सारे के सारे मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एंड ऑल आर गैसेस। हीलियम, नियॉन, आर्गन मैंने मिस कर दिया, हाँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। रेडॉन रेडियो एक्टिव होता है। तो ऑल दीज गैसेस आर, all of the elements are gases and are chemically unreactive। बहुत ही few compounds form करते हैं, तो थोड़े शाही हैं, हर किसी के साथ compound नहीं form करेंगे, फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ ही। Because of this they are termed as noble gases। जो noble gases के atoms बड़े होंगे वही फ्लोरीन या क्लोरीन के साथ compounds form करेंगे। हीलियम, नियॉन, आर्गन तो बिल्कुल भी नहीं करते। अब इनकी जो केमिकल इनर्टनेस रहती है, दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। क्या क्या है देखो, इनकी जो एस और पी सबशेल्स होती हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होती हैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, NS2 NP6। तो वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड है, वैलेंस शेल की एस और पी सबशेल्स कंप्लीटली फिल्ड है। तो इसके कारण इनकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ही कम होती है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो बिकॉज ऑफ फिल्ड एस एंड पी सबशेल्स ऑफ द वैलेंस शेल, दे हैव अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम होगी। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते इजीली, इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज बहुत ज्यादा रहती हैं। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी डिफिकल्ट। तो इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करते। तो इनको इलेक्ट्रॉन गेन करवाना भी बहुत बहुत मुश्किल रहता है। नोबल गैस के एटम में अगर आप इलेक्ट्रॉन डालना चाहते हो, अपने आप से वो इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। यू हैव टू सप्लाई सम एनर्जी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो जितनी भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज इनकी आएंगी वो पॉजिटिव होंगी, एंडोथर्मिक होंगी। तो आप बोल सकते हो इनकी खुद से इलेक्ट्रॉन गेन करने की खुद से इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं है। तो दे हैव नो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज इनकी पॉजिटिव आएंगी, एंडोथर्मिक रहेंगी। इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल है, निकालना भी मुश्किल है, ऐड करना भी मुश्किल है, क्योंकि एस और पी सबशेल्स कंप्लीटली फिल्ड है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। मेंटी क्विज कब होगा? आज नहीं है मेंटी क्विज, सैटरडे को होगा। नोबल गैसेस क्यों कंपाउंड फॉर्म करते हैं अगर इनकी ऑक्टेट कंप्लीट है? तो देखो, ऑक्टेट कंप्लीशन ही अगर सफिशिएंट रूल होता तो आपको फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ने की जरूरत ना होती, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ने की जरूरत ना होती। तो स्टेबिलिटी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं की जा सकती।
बेसिकली जो भी स्टेबिलिटी होती है उसको आप थर्मोडायनेमिकली एक्सप्लेन करते हो। हर सिस्टम की टेंडेंसी क्या रहती है, अपनी गिब्स एनर्जी लोअर करे या ओवरऑल एनर्जी लोअर करे। एनर्जी कैसे लोअर होती है, किसी तरीके से वो एनर्जी निकालते। तो जब भी बॉन्ड्स बनते हैं एनर्जी रिलीज होती है ना, तो अगर बॉन्ड फॉर्मेशन से एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, वो कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। तो जेनॉन और फ्लोरीन का कॉम्बिनेशन ऐसा हो जाता है। देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज तो क्या है, बहुत ही ऑब्जेक्टिव टर्म है ना, एनर्जी की बात करती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है ना, या तो ये जीरो होती है या ये पॉजिटिव होगी। या तो किसी इलेक्ट्रॉन या तो किसी एटम की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी, जितनी ज्यादा होगी उसकी पॉजिटिव में वैल्यू उतनी ज्यादा आएगी। अगर किसी की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं है तो उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फिर हम जीरो लेते हैं। उसके लिए जब भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज देखो पॉजिटिव आएंगी, तब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमेशा आपने जीरो ले लेनी है। नोबल और इनर्ट में डिफरेंस समझते हो ना? इनर्ट तो मतलब बिल्कुल ही इनर्ट, किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहा। नोबल का मतलब है कि यूजुअली रिएक्ट नहीं करता, बट कभी किसी स्पेशल सर्कमस्टांस में रिएक्ट कर जाएगा। तो ये जो गैसेस हैं, दीज आर नोबल गैसेस। जैसे नोबल मेटल्स हैं, गोल्ड और प्लेटिनम, वैसे एग्जिस्ट, वैसे ये रिएक्ट नहीं करते, बट आप इनको रिएक्ट करवा लेते हो एक्वा रिजिया के साथ। हो गया ये, आगे करें। फिर है अकरेंस। सारी की सारी गैसेस ही हैं और मेनली एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती हैं। ऑल द नोबल गैसेस एक्सेप्ट रेडॉन अकर इन द एटमॉस्फेयर। रेडॉन एक्चुअल में रेडियो एक्टिव होती है ना, तो इसकी हाफ लाइफ भी काफी कम रहती है। इसकी हाफ लाइफ 3.82 डेज है सिर्फ। तो इसलिए ये एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये रेडियो एक्टिव डिके से आप ऑब्टेन करते हो रेडॉन को थ्रू दिस रिएक्शन। रेडियम के रेडियो एक्टिव डिके से रेडॉन को ऑब्टेन किया जाता है। रेडॉन क्योंकि रेडियो एक्टिव है खुद से, ये खुद फिर डिके कर जाएगी लाइटर न्यूक्लियाई में। ओवरऑल अगर नोबल गैसेस देखें तो नोबल गैसेस की जो अबंडेंस है वो अराउंड 1% है बाय वॉल्यूम। और मेजॉरिटी ऑफ द नोबल गैसेस जो आपको एटमॉस्फेयर में मिलती हैं वो आर्गन ही होती है। तो इस 1% में भी ना 0.99% आर्गन ही होगी। आर्गन इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। फिर हीलियम और नियॉन, ये आपको रेडियो एक्टिव मिनरल्स में भी मिल जाती हैं। हीलियम का जो मेन सोर्स है, मेन कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस। जहाँ पे आप नेचुरल गैस ऑब्टेन करते हो वहीं पे हीलियम उसमें मिक्स्ड होती है। और हीलियम को नेचुरल गैस से कैसे सेपरेट किया जाता है? नेचुरल गैस में देखो क्या रहता है मेनली, मिथेन रहती है प्लस सम अदर हाइड्रोकार्बन्स, कुछ H2S होती है या कुछ और ऐसे गैसेस होती हैं। तो आप क्या करते हो, इस गैशियस मिक्सचर को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर लोगे। 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक आप इसको कंप्रेस कर लेते हो, बहुत कोल्ड कंडीशंस में -200 डिग्री सेल्सियस पे। सारी की सारी गैसेस की बस हो जाती है, सारी गैसेस लिक्विफाई कर जाएंगी। हीलियम इस कंडीशन पे भी लिक्विफाई नहीं करती है। ठीक है, सारी गैसेस लिक्विफाई कर जाएंगी, हीलियम गैस होगी तो उसको आप सेपरेट कर लोगे। जीनोन और रेडॉन बहुत ही ज्यादा रेयर एलिमेंट्स हैं। रेडॉन को कैसे ऑब्टेन करते हो? इट इज द डिके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम 226 आइसोटोप। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में क्या रिलेशन है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो नेगेटिव में होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो पॉजिटिव में होगी। ठीक है, बस साइन का डिफरेंस रहता है। बट जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब जब आपका इलेक्ट्रॉन का एडिशन एंडोथर्मिक हो जाएगा इन एन एटम, तब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हम जीरो ले लेते हैं।
थर्ड पॉइंट में ये है कि हीलियम और नियॉन ये मिलती हैं आपको, कुछ मिनरल्स रहते हैं, कुछ रॉक्स वगैरह ऐसे रहते हैं जो कि रेडियो एक्टिव होते हैं, तो उन मिनरल्स में ये गैसेस ट्रैप्ड रहती हैं, या उन मिनरल्स के साथ ये गैसेस पाई जाती हैं। हो गया? ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको पीरियोडिक टेबल में तो बताया था। ठीक है, अगर अभी भी किसी को कंफ्यूजन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में, तो ये चीज नोट कर लीजिए जो ग्रीन पेन से मैंने लिखी है। हो गया? अगर किसी का कुछ मिस हो जाता है तो बाद में पीडीएफ आपके पास पहुंच ही जाती है क्लास के बाद, तब कंप्लीट कर लिया करो अपने नोट्स। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? एंड जनरल कॉन्फ़िगरेशन विल बी NS2 NP6। वैलेंस शेल की S और P सब शेल्स विल बी फुली फिल्ड। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। हीलियम की क्या आएगी? 1s2। बस हीलियम के केस में एस और पी सबशेल फुली फिल्ड नहीं होगी, सिर्फ एस सबशेल फुली फिल्ड होगी, क्योंकि हीलियम किस में आएगी? फर्स्ट पीरियड में सिर्फ फर्स्ट शेल इन्वॉल्व है, फर्स्ट शेल में तो पी सबशेल होती नहीं है ना। नियॉन की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? हीलियम 2s2 2p6, सिंपली 2s2 2p6 लिख देता हूं मैं। आर्गन की क्या आएगी? 3s2 3p6। क्रिप्टॉन की क्या आएगी? 4s2 4p6। 4s के बाद किसकी फिलिंग होती थी? 3d की ना। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? 3d10 4s2 4p6। जेनॉन की क्या आएगी? इट विल बी 4d10 5s2 5p6। और रेडॉन की क्या आएगी? इट विल बी, ये सिक्स पीरियड में आ गई ना, 6s2 6p6। 6s के बाद किसकी फिलिंग होती है? 4f की और फिर 5d की। तो इसको लिखेंगे 4f14 5d10 6s2 6p6। S और P subshells are fully filled.
7th पीरियड के लास्ट में जो एलिमेंट आएगा दैट विल बी रेडियो एक्टिव। वो तो वैसे भी सिंथेटिक एलिमेंट है। हो गया। अब हम देखते हैं नोबल गैसेस को कैसे सेपरेट किया जाए। तो ये एक मेथड है जिसको कि डेवार मेथड बोला जाता है। मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेस, जिनको कि रेयर गैसेस भी कहा जाता है, क्योंकि ये आर्गन को छोड़ के बाकी सारी जो गैसेस रहती हैं वो काफी ज्यादा रेयर रहती हैं, बहुत ही कम अबंडेंस में होती हैं। तो अब अगर आपने इन गैसेस को सेपरेट करना है तो किस तरीके से करोगे? तो ये फ्लो चार्ट फॉलो करेंगे फॉर द सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेस। आपको इतना आइडिया होना चाहिए, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन किसके साथ वेरी करती है? क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ। एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन उन गैसेस की ज्यादा होती है जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है या जिनको लिक्विफाई करना ज्यादा आसान होता है। तो एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन increases with increase in ease of liquefaction। और कौन सी गैसेस इजीली लिक्विफाई होती हैं? जिनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किन में ज्यादा होती हैं? जिनका एटॉमिक साइजेस या जिनके एटॉमिक मासेस या मॉलिक्यूलर मासेस ज्यादा होते हैं। तो जिनमें वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ज्यादा हैं, ये मेरे पीछे की तरफ आ रहा होगा, बट आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या लिख रहा हूं मैं। कि एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन बढ़ेगी जैसे जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर किसी गैस का बढ़ता है। और क्रिटिकल टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ ईज ऑफ लिक्विफैक्शन। कोई गैस कितना इजीली लिक्विफाई कर रही है, कोई भी गैस कितना इजीली लिक्विफाई करती है, वो डिपेंड करती है फर्दर उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कितनी ज्यादा अच्छी हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या वॉन डेर वाल्स फोर्सेस किस पे डिपेंड करती हैं? मॉलिक्यूलर मासेस या मॉलिक्यूलर साइजेस। तो अगर हम नोबल गैसेस के लिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कंपेयर करें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन की बात नहीं करेंगे, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स के साथ नहीं खेलना है। तो डाउन द ग्रुप, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन ऑन एन एडसॉर्बेंट। एडसॉर्बेंट कौन सा यूज करते हैं? मेनली हम चारकोल यूज करते हैं। तो इनकी सेपरेशन के लिए वी विल बी यूजिंग कोकोनट चारकोल। तो एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन बढ़ेगी। जो हैवियर नोबल गैसेस हैं वो स्ट्रांगली एड्सॉर्ब होंगी, जो लाइटर नोबल गैसेस हैं वो वीकली एड्सॉर्ब होंगी। ठीक है। अब आपके पास नोबल गैसेस का मिक्सचर है इन विच यू आर हैविंग हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। ये आपके पास नोबल गैसेस का मिक्सचर है। इस गैशियस मिक्सचर को आप कोकोनट चारकोल के कांटेक्ट में लेके आते हो और उस कोकोनट चारकोल का टेम्परेचर होता है -100 डिग्री सेल्सियस या 173 केल्विन। इस टेम्परेचर पे बाकी सारी गैसेस एडसॉर्ब हो जाती हैं कोकोनट चारकोल पे, एक्सेप्ट हीलियम एंड नियॉन। इन दो गैसेस को छोड़ के, हीलियम और नियॉन को छोड़ के बाकी सारी गैसेस एडसॉर्ब हो जाएंगी। ठीक है। अब ये जो अनएडसॉर्ब्ड गैसेस हैं, अनएडसॉर्ब्ड गैसियस मिक्सचर है विच कंटेन्स हीलियम एंड नियॉन, इसमें से दोनों गैसेस को सेपरेट करने के लिए आप क्या करते हो? इस गैसियस मिक्सचर को एक और कोकोनट चारकोल के कांटेक्ट में लेके आते हो जिसका टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस होता है। और ज्यादा ठंडा कर दिया। अब इतनी ज्यादा कोल्ड कंडीशन में नियॉन जो होती है उसकी एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन हीलियम से ज्यादा होती है। नियॉन एडसॉर्ब हो जाती है, नियॉन चारकोल पे एडसॉर्ब हो जाएगी, हीलियम विल स्टे अनएडसॉर्ब्ड। हीलियम अनएडसॉर्ब्ड स्टेट में रहेगी, गैसियस फॉर्म में रहेगी। हीलियम को आप सेपरेट कर लोगे, नियॉन एडसॉर्ब हो जाएगी चारकोल पे जो कि -180 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन्ड है। अब इस चारकोल को आप सेपरेट करो,
हीट करो और नियॉन गैस इसमें से इवॉल्व करवा लो। तो आपने हीलियम ऑब्टेन कर ली, नियॉन ऑब्टेन कर ली। अब आपके पास जो कोकोनट चारकोल था जो -100 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन था, उस पे 3 गैसेस एडजॉर्ब्ड स्टेट में हैं, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन। Now you have a charcoal on which these 3 gases are in adsorbed state. अब इस चारकोल को आप एक दूसरे चारकोल के कांटेक्ट में लेके आओगे विच इज एट लिक्विड एयर टेम्परेचर। लिक्विड एयर का टेम्परेचर कितना होता है? इट इज अराउंड -200 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस, अप्रोक्सीमेटली इतना होता है। तो आपके पास एक कोकोनट चारकोल है जो -100 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन्ड है, जिसपे कि आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनॉन 3 गैसेस एडसॉर्ब्ड स्टेट में हैं। आप इसको दूसरे एक चारकोल के कांटेक्ट में लेके आते हो जो कि -196 डिग्री सेल्सियस पे है। तो होता क्या है, आर्गन क्योंकि लाइटर है, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा रहता है, वो जल्दी जल्दी दूसरे वाले चारकोल पे जाके, जो चारकोल ज्यादा ठंडा है, उस पे जाके एड्सॉर्ब होना शुरू हो जाएगी। तो the argon gas will diffuse into this new charcoal which is maintained at liquid air temperature. तो argon gas will diffuse and get absorbed on the fresh charcoal. argon separate हो जाएगी। अब जो पहले वाला कोकोनट चारकोल था which was at -100 डिग्री सेल्सियस, उस पे क्रिप्टॉन और जिनॉन रह जाएंगी मेजरली। आर्गन किस पे डिफ्यूज कर गई है? उस चारकोल पे जो कि लिक्विड एयर के टेम्परेचर पे मेंटेन्ड है। लाइटर गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा रहता है ना, तो आर्गन गैस पहले डिफ्यूज कर जाएगी ऑन दिस न्यू फ्रेश चारकोल जो लिक्विड एयर टेम्परेचर पे मेंटेन था। अब उस जो लिक्विड एयर टेम्परेचर वाले चारकोल को आप हीट कर दोगे और आर्गन गैस उसमें से इवॉल्व करवा लोगे। आपके पास अब जो कोकोनट चारकोल था ओरिजिनल वाला, उस पे अब क्रिप्टॉन और जिनॉन ही तो बची हैं सिर्फ। -100 डिग्री सेल्सियस से आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे टू -90 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो जो क्रिप्टॉन है वो इवॉल्व हो जाएगी और जिनॉन एडजॉर्ब स्टेट में रह जाएगी। जिनॉन अब एडजॉर्ब स्टेट में बची है अब आपके ओरिजिनल वाले चारकोल पे। अब स्ट्रांगली थोड़ा सा हीट कर दो, जिनॉन को इवॉल्व करवा लो। तो आप देखो, आप पांचों नोबल गैसेस को इस तरीके से सेपरेट कर लेते हो यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, अब ये आप बना सकते हो सारा। इसको डेवार मेथड बोलते हैं। एनसीईआरटी में ये चीज गिवन नहीं है। एनसीईआरटी में नहीं है तो ऑब्वियसली एग्जाम में आने की भी प्रोबेबिलिटी इसकी कम रहेगी। ऐसे किसी किसी बुक में दी होती है क्वेश्चन वगैरह, कभी कुछ मिलेगा आपको तो सॉल्व कर सकते हो आप। ये जो 3 गैसेस थी, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये एडजॉर्ब्ड स्टेट में थी ऑन द चारकोल जो आपने ओरिजिनली लिया था, विच वॉज मेंटेन्ड एट -100 डिग्री सेल्सियस। आप इस चारकोल को एक नए चारकोल के कांटेक्ट में लेके आते हो विच इज मेंटेन्ड एट लिक्विड एयर टेम्परेचर। तो आपके पास जैसे 2 चारकोल हैं, कांटेक्ट में लेके आए तो एक चारकोल से दूसरे चारकोल में गैस एडजॉर्ब होना शुरू हो जाएगी, गैस डिफ्यूज करना शुरू कर देगी। रेट ऑफ डिफ्यूजन आपने ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में पढ़ा तो हुआ है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ मोलर मास।
देखिए, आपने जो नोबल गैसेस का ओरिजिनल मिक्सचर लिया था -100 डिग्री सेल्सियस पे, उस पे हीलियम और नियॉन तो एडजॉर्ब ही नहीं हो रही थी, क्योंकि इनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर रहता है बहुत ज़्यादा कम रहता है, तो इनकी एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी बहुत ज़्यादा कम होती है। इनको अगर आप एडजॉर्ब करवाना चाहते हो ना, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम करना पड़ेगा। तो आप इन गैसेस को एडजॉर्ब करवाने के लिए एक नया चारकोल यूज करते हो, विच इज मेंटेन्ड एट -180 डिग्री सेल्सियस। नियॉन इस पे एडजॉर्ब हो जाती है, बट हीलियम नहीं हो पाती। हीलियम एज इट इज गैशियस फॉर्म में रह जाएगी, वो तो चारकोल पे स्टिक नहीं करेगी, तो उस गैस को आप सेपरेट कर लोगे। नियॉन सारी की सारी चारकोल पे जाके स्टिक कर जाएगी, विच इज मेंटेन्ड एट -180 डिग्री सेल्सियस। अब इस चारकोल को आप थोड़ा सा गर्म कर लो, हीट कर लो, नियॉन इसमें से डीजॉर्ब हो जाएगी, और नियॉन को आप इवॉल्व करवा लो, सेपरेट कर लो। जहां पे भी हीट लिखा है ना, ये आप हीट ऐड कर रहे हो। आप उस चारकोल को हीट कर रहे हो, जब आप हीटिंग करोगे तो डिसॉर्प्शन नहीं स्पॉन्टेनियस हो जाती। ये हमने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा तो है सारी चीजें। देखो, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन में सबसे स्ट्रांगली एड्सॉर्ब्ड स्टेट में कौन होगी? जिनॉन का मोलर मास सबसे ज्यादा है ना, तो वो लास्ट में डिसॉर्ब हो रही है। जिनॉन आप लास्ट में ऑब्टेन करोगे। आउट ऑफ दीज थ्री गैसेस, सबसे पहले आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन में सबसे पहले आप किसको ऑब्टेन कर रहे हो? आर्गन को ऑब्टेन कर रहे हो। फिर उसके बाद किसको ऑब्टेन कर रहे हो? क्रिप्टॉन को। और लास्ट में किसको ऑब्टेन कर रहे हो? जिनॉन को। हो गया? हाँ, हर जगह जो भी चारकोल यूज किया है वो आपका कोकोनट चारकोल ही है। इस स्टेप में क्रिप्टॉन और जिनोन आपके पास एडजॉर्ब्ड स्टेट में थी एट -100 डिग्री सेल्सियस। अब इस चारकोल को अगर आप हीट कर दोगे, 10 डिग्री सेल्सियस से आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, -100 से -90 कर दिया है, तो -90 डिग्री सेल्सियस पे जिनोन तो एडजॉर्ब्ड स्टेट में रह जाएगी, बट क्रिप्टॉन की डिसॉर्प्शन हो जाती है। तो क्रिप्टॉन गैस इवॉल्व हो जाएगी, जिनॉन सेपरेट, जिनॉन विल स्टे इन एडसॉर्ब्ड स्टेट। फर्दर हीटिंग से जिनॉन को भी आप निकाल सकते हो। अब ये डिफ्यूजन ही नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब जैसे ये मैंने एक क्लोज्ड कंटेनर लिया, इसमें दो चारकोल रख दिए हैं। एक -100 डिग्री सेल्सियस पे है, एक -196 डिग्री सेल्सियस पे है।
इस पे सारी की सारी गैसेस एडसॉर्ब स्टेट में थी। आर्गन भी, जिनॉन भी और रेडॉन भी। सॉरी, रेडॉन नहीं, क्रिप्टॉन। तो कुछ ऐसे डिसॉर्प्शन होती रहेगी ना। एडसॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन का जो प्रोसेस रहता है वो साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करता है ना, डायनामिक इक्विलिब्रियम रहता है। तो आर्गन जैसे लाइटर है वो फटाफट जैसे डिफ्यूज होके किस पे एडसॉर्ब होगी, उस चारकोल पे, जो कि ज्यादा ठंडा है। द चारकोल विच इज मेंटेन्ड एट लोअर टेम्परेचर, वो गैसेस को ज्यादा स्ट्रांगली एडसॉर्ब करेगा ना। लोअर टेम्परेचर पे गैसेस ज्यादा अच्छे से एडसॉर्ब होती हैं, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन हायर टेम्परेचर पे कम होती जाएगी। आर्गन इधर से उठ के इधर चली जाएगी, तो इस चारकोल को फिर आप सेपरेट कर लोगे, हीट कर लोगे, आर्गन ऑब्टेन कर लोगे। इस वाली साइड आपके पास जेनॉन और क्रिप्टॉन रह जाएगी उस चारकोल पे, जो कि -100 डिग्री सेल्सियस पे था। इसको आप हीट करोगे। हीट क्या करोगे, -90 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर लेके जाओगे, 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाओगे, क्रिप्टॉन इवॉल्व हो जाएगी। और उसके बाद फर्दर हीटिंग से जेनॉन लास्ट में ऑब्टेन कर लोगे। ठीक है, इतनी डिटेल में जाने की तो जरूरत ही नहीं है। नोट कर लिया ये। चलिए अब नेक्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टीज पे आते हैं, जो काम की चीजें हैं। एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप क्या होगा, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइजेस बढ़ते जाएंगे, जैसा हर ग्रुप में आपको देखने को मिलता है। तो इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं आती। देखिए एटॉमिक रेडियस बढ़ता जा रहा है, रेगुलर इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। आयनाइजेशन एनर्जी के साथ देखिए क्या होगा, एटॉमिक साइज तो रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस से उतना ज्यादा दूर होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इजी होता जाएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी। तो हीलियम की बहुत ज्यादा है, नियोन की थोड़ी सी कम हो गई है, आर्गन की और कम हो गई है, क्रिप्टॉन की और कम है, जिनॉन की और कम है। तो आयनाइजेशन एनर्जीज विल डिक्रीज रेगुलरली, ये भी रेगुलर डिक्रीज फॉलो करेंगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबकी पॉजिटिव आएंगी, इलेक्ट्रॉन ऐड करना इनमें मुश्किल है। Noble gases have no tendency to gain electrons. तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं है, इनको इलेक्ट्रॉन गेन करवाना बड़ा मुश्किल है, एनर्जी हैज टू बी स्पेंट। और इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज आती हैं वो हाईली पॉजिटिव होती हैं। हीलियम की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आती है वो सबसे कम आती है। मतलब हीलियम में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना रिलेटिवली सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि इसका साइज जैसे छोटा है ना, तो न्यूक्लियस के ज्यादा पास आएगा इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगी, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना थोड़ा सा रिलेटिवली ज्यादा आसान है। ट्रेंड जो है वो बहुत ही ज्यादा इरेगुलर है, वो आप देख सकते हो। हीलियम का सबसे कम, फिर
रेडॉन, फिर जीनॉन, फिर क्रिप्टॉन और आर्गन, इनकी वैल्यूज इक्वल हैं, और नियॉन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में सबसे ज्यादा है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू नियॉन विल बी मोस्ट डिफिकल्ट। ये ट्रेंड वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप लोगों को याद रहेगा, बस ये ध्यान रखना जो टर्मिनल मेंबर्स हैं, सबसे ज़्यादा इजी किस में इलेक्ट्रॉन ऐड करना और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट किस में है, तो वो ये चीज़, बस इतने ये दो पॉइंट्स आपने दिमाग में बिठा लेने हैं कि हीलियम में ज़्यादा आसान है, नियॉन में सबसे ज़्यादा मुश्किल है। ये वैल्यूज याद नहीं रखनी, ये सिर्फ ट्रेंड को डिपिक्ट कर रही हैं। हो गया? अब फिजिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिसिटी क्या रहती है इन गैसेस की? ये गैसेस किसी के साथ कंबाइन तो करती हैं तो मोनो एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती हैं, और इनके लिए जो एटॉमिक रेडियस भी आप मेजर करोगे वो क्या होंगे? वो क्या कोवेलेंट रेडियस होगा या वॉन्डरवॉल्स रेडियस होगा? वॉन्डरवॉल्स रेडियस रहता है ना। तो नोबल गैसेस कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगी खुद के साथ, तो नोबल गैसेस के लिए हमेशा हम वॉन्डरवॉल्स रेडियस ही मेजर करते हैं। और इसी कारण से नोबल गैसेस के जो एटॉमिक रेडिया है बाकी के पीरियड के मेंबर से ज़्यादा आते हैं। फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स किस पे डिपेंड करते हैं? वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस पे। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है, जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे साइजेस इंक्रीज होंगे, मासेस इंक्रीज होंगे, वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होंगी। लिक्विफाई करना आसान रहेगा, ईज ऑफ लिक्विफेक्शन इंक्रीज होगी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज्यादा होंगे।
और सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इन वाटर भी बढ़ेगी। अब ऐसा क्यों होता है? ये सारी की सारी नोबल गैसेस पानी में बहुत कम सॉल्युबल रहती हैं, बहुत कम सॉल्युबिलिटी रहती है, बट डाउन द ग्रुप वो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है थोड़ी थोड़ी करके। तो दीज आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, बट द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जो ये लिखा है, रीजन क्या रहता है देखिए इसका। नोबल गैसेस और वाटर में किस टाइप की इंटरेक्शन होगी? आपके पास ये नोबल गैस का एटम है विच इज नॉन पोलर। वाटर क्या है? वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो किस टाइप की इंटरेक्शन होगी इसमें? डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन। नोबल गैसेस के एटम्स में और वाटर में डायपोल इंड्यूस डायपोल टाइप ऑफ इंटरेक्शन होगी। और डायपोल को इंड्यूस करना कब ज्यादा आसान रहता है? जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड नोबल गैस का बड़ा होगा, उसको डिस्टॉर्ट करवाना, उसको पोलराइज करवाना, उसमें डायपोल को इंड्यूस करना उतना ज्यादा इजी होता जाएगा। तो डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शंस विल इंक्रीज। जैसे जैसे नोबल गैसेस का एटॉमिक साइज बढ़ेगा, तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। ये रीजन लिख दे रहा हूं मैं यहाँ। यहाँ रीजन लिख रहा हूँ मैं। अभी पिछले वाला नोट नहीं किया होगा, वो देख लेना। तो सॉल्युबिलिटी क्यों इंक्रीज करती है? डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शंस होती हैं। जैसे जैसे साइज बड़ा करते जाओगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज करवाना ज्यादा आसान होता जाएगा, डायपोल्स इंड्यूस करने ज्यादा आसान होते जाएंगे। लीडिंग टू स्ट्रॉन्गर डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शंस। ये नोट कर लीजिए, ये एक्चुअल में सेव नहीं होगा फिर। Helium's low electron gain enthalpy can be explained by electronic repulsions due to its small size। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हीलियम और नियॉन में अगर हम कंपेयर करें तो हीलियम में इलेक्ट्रॉन ऐड करना ज्यादा आसान है। आपको कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तो वहां पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस कम होंगी। उल्टा नियॉन के केस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस टू द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल है।
ये कर लिया नोट? ये भी हो गया। Noble gases are soluble in water and what kind of solubility values are expected? बहुत कम रहती हैं। जैसे 1 लीटर में कुछ ग्राम, कुछ माइक्रोग्राम ही आप डिजोल्व करवा पाओगे, कुछ मिलीग्राम ही डिजोल्व करवा पाओगे। चलिए, नेक्स्ट है क्लेथरेट्स। क्लेथरेट कंपाउंड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वगैरह आपको दिख जाता है बहुत बहुत जगह। सिंपल सी चीज है कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, उनकी कैविटीज में आप नोबल गैसेस के एटम्स को ट्रैप कर सकते हो। तो ये जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, दीज आर नोन एज क्लेथरेट्स और केज कंपाउंड्स। कुछ ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्रिस्टल लैटिसेस की जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, कुछ कैविटीज होती हैं, उसमें नोबल गैसेस के एटम्स को आप ट्रैप कर सकते हो। जो रिजल्टेंट कंपाउंड्स बनते हैं उनको क्लेथरेट्स या केज कंपाउंड्स बोला जाता है। हीलियम और नियॉन ये क्लेथरेट्स फॉर्म नहीं करते, क्योंकि हीलियम और नियॉन के जो साइजेस रहते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे रहते हैं। वो कैविटीज से एस्केप कर जाते हैं और आप इनको कैविटीज में एंट्रैप नहीं कर सकते। Helium and neon will not form such type of compounds since they are too small to be entrapped, while argon, krypton और xenon को इस तरीके से आप स्टोर भी कर सकते हो। आइस वगैरह में भी आप स्टोर कर सकते हो नोबल गैसेस को। तो noble gases are entrapped within cavities of crystal lattices of certain organic and inorganic compounds. These are known as clathrates. इस तरीके से जैसे केज लाइक स्ट्रक्चर बन गया, उसके बीच में नोबल गैस का एटम ट्रैप हो जाएगा। तो क्रिप्टॉन एंड जेनॉन को आप आइस के अंडर स्टोर करते हो, क्योंकि वाटर भी आइस में क्या करता है, ऐसे केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है ना, बाय मींस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाँ, ये जियोलाइट्स की तरह हो गए ना।
जैसे जियोलाइट्स का ऐसे केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे और बहुत सारे कंपाउंड्स का केज लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, कैविटीज होती हैं, कैविटीज में ट्रैप हो जाते हैं एटम्स। तो जब आप इन नोबल गैसेस को आइस की कैविटीज में ऐसे ट्रैप करवाते हो तो इनको हाइड्रेट्स ऑफ नोबल गैसेस भी कहा जाता है। मतलब जेनॉन के आसपास बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे ना, तो सॉर्ट ऑफ हाइड्रेट बन जाएगा। वो कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोई कोवेलेंट बॉन्ड तो बनेगा नहीं। किस टाइप की इंटरेक्शन रहेगी? अगर वाटर का जो केज लाइक स्ट्रक्चर है उसमें क्रिप्टॉन या जेनॉन ट्रैप्ड है, किस टाइप की इंटर किस टाइप की इंटरेक्शन रहेगी बिटवीन दीज टू स्पीशी, जेनॉन के एटम में और वाटर में? यही जो भी बताया है, डायपोल इंड्यूस डायपोल। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नोबल गैसेस के हाइड्रेट्स में किस टाइप की फोर्स है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, या डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन है, तो आंसर आपको पता है। हो गया? फिर नेक्स्ट है कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस। अब नोबल गैस, कौन कौन सी नोबल गैसेस कंपाउंड्स फॉर्म करती हैं? देखो, फ्लोराइड्स मिलेंगे आपको नोबल गैसेस के, और ऑक्साइड्स मिलेंगे, या दोनों का मिक्सचर मिलेगा। मतलब या तो नोबल गैस के साथ ऑक्सीजन अटैच्ड होगा, या फ्लोरीन अटैच्ड होगा, या दोनों अटैच्ड होंगे। कौन कौन बनाता है? जिनॉन सबसे ज्यादा कंपाउंड्स फॉर्म करता है। क्रिप्टॉन करता है। क्रिप्टॉन सिर्फ एक ही कंपाउंड फॉर्म करता है, विच इज KrF2। क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड। जिनॉन बहुत सारे करता है, वो देखते हैं अभी। रेडॉन का भी एक ही कंपाउंड नोन है। रेडॉन तो वैसे भी रेडियो एक्टिव है, तो इसकी स्टडी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। तो एक ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, रेडॉन डाइफ्लोराइड, ठीक है, जो इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। तो मेनली हमने जिनॉन के ही कंपाउंड्स डिस्कस करने हैं। अब नोबल गैसेस के कंपाउंड्स देखिए, फर्स्ट कब डिस्कवर हुए थे? इन द ईयर 1962। तो ये बहुत रीसेंट फिनोमेना ही है, मतलब कुछ ज्यादा पुरानी चीज नहीं है ये। 1962 में नोबल गैसेस के कंपाउंड्स फर्स्ट प्रिपेयर किए गए थे बाय नील बार्टलेट। अब नील बार्टलेट को मोटिवेशन कहाँ से मिली कि नोबल गैसेस भी कंपाउंड्स बना सकते हैं? एक्चुअल में बार्टलेट ने मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का कंपाउंड प्रिपेयर किया था विद प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड। ये एक रेड कलर कंपाउंड प्रिपेयर किया गया था, जिसमें कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, प्लेटिनम वो गेन कर लेता है, और ये एक सॉल्ट बनता है जिसको कि हम बोलते हैं डाई ऑक्सीजनाइल प्लेटिनम हेक्सा फ्लोराइडो प्लेटिनेट 5। ये एक रेड कलर का कंपाउंड था। अब इस कंपाउंड को प्रिपेयर करने के बाद बार्टलेट को ये लगा कि जिनॉन भी ऐसा कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। अब जिनॉन इसलिए ऐसा कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और जिनॉन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती हैं वो काफी ज्यादा क्लोज होती हैं। तो बार्टलेट को ये लगा कि अगर O2 से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है
और ये कंपाउंड प्रिपेयर किया जा सकता है। तो जिनॉन भी सिमिलर टाइप का कंपाउंड दे सकता है हमें। तो उसने फिर सिमिलर रिएक्शन करवाई विद जिनॉन और सिमिलर कंपाउंड मिला। O2 पॉजिटिव की जगह क्या मिलेगा, Xg पॉजिटिव और PtF6 नेगेटिव। दिस वाज आल्सो रेड कलर कंपाउंड। फिर इसके बाद जब पहला कंपाउंड प्रिपेयर हो गया ना, फिर उसके बाद जिनॉन के और बहुत सारे कंपाउंड्स प्रिपेयर किए गए विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो both O2 and xenon have similar ionization enthalpies और साइजेस भी सिमिलर रहते हैं। O2 का जो मॉलिक्यूलर साइज होता है O2 का जो मॉलिक्यूलर साइज होता है और xenon का जो साइज होता है वो अप्रोक्सीमेट सेम आता है। और आयनाइजेशन एनर्जी तो इनकी काफी ज्यादा सिमिलर रहती हैं। O2 की आयनाइजेशन एनर्जी होती है 1175 किलोजूल पर मोल। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ती है। और जेनॉन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है दैट इज 1170 किलोजूल पर मोल। तो काफी ज्यादा सिमिलर है। O2 अगर कंपाउंड बना सकता था तो जेनॉन भी बना सकता था। ठीक है, तो दिस वाज द मोटिवेशन बिहाइंड द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ नोबल गैस। ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है ये। हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन बहुत सारे हैं। जिनॉन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, +4 भी, +6 भी, +8 भी। वो आप ऑर्बिटल लेवल डायग्राम बना सकते हो इसकी। आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते जाओगे और ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी आपको चाहिए वो अचीव कर लोगे। जैसे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये चीज कब हो पाती है, फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ ही ये एक्साइटेशन पॉसिबल रहता है। तो ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट जिनॉन की आपको देखने को मिलेंगी विद फ्लोरीन्स एंड ऑक्सीजन्स। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जिनॉन बनाता है XeF2। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जिनॉन बनाता है XeF4। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में XeF6। और XeF8 नहीं बनता क्योंकि 8 फ्लोरीन एटम्स को एकोमोडेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। तो ये फ्लोराइड्स हो गई। फिर ऑक्साइड्स देखिए कौन कौन सी होती हैं। XeO4 होती है +8 में, और XeO3 होती है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। बाकी के जो कंपाउंड्स हैं वो मिक्स्ड हैं। कुछ फ्लोरीन्स भी रहेंगे, कुछ ऑक्सीजन्स भी रहेंगे। +4 में ये कंपाउंड फॉर्म करता है XeOF2। दिस इज XeO2F2। एक ऑक्सीजन हटाओ, 2 फ्लोरीन लगा दो उसकी जगह। ऑक्सीजन क्या है, जैसे डाइवलेंट है, फ्लोरीन क्या है, मोनोवलेंट है। तो ये सारे कंपाउंड्स जेनॉन के पॉसिबल हैं। ये सारे कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं या आप प्रिपेयर इनको कर सकते हो। हाँ, कैविटीज का साइज डिजायरेबल होना चाहिए, तभी नोबल गैसेस के एटम्स उसमें ट्रैप हो पाएंगे ना। एक्सियो एग्जिस्ट नहीं करता है।
एक्सियो की जो फॉर्मेशन रहती है ना, एंडोथर्मिक रहती है, वो साथ ही साथ डिकम्पोज कर जाता है टू गिव यू ज़ीनॉन एंड ऑक्सीजन। XeO2 भी एग्जिस्ट नहीं करता। जो एग्जिस्ट करते हैं या जो प्रिपेयर करवाए जा चुके हैं लैब वगैरह में, तो वो मैंने आपके सामने लिख दी है। डन। अब ज़ीनॉन फ्लोराइड्स की प्रिपरेशन देखते हैं। ज़ीनॉन फ्लोराइड्स को प्रिपेयर करने के लिए आप ज़ीनॉन और फ्लोरीन को कंबाइन करवाओगे डायरेक्टली अंडर सूटेबल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। ये टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन अगर नहीं याद रहेगी तो कोई बात नहीं, इनकी रेशो आपने ध्यान में रखनी है। जिनॉन और फ्लोरीन को जब आप रिएक्ट करवाते हो बाय टेकिंग जिनॉन इन एक्सेस, या कई बुक्स में रेशो भी मेंशन्ड होती है 2:1। जिनॉन और फ्लोरीन की रेशो अगर आप 2:1 लेते हो तो यू विल गेट जिनॉन डाइफ्लोराइड। अगर आप जिनॉन और फ्लोरीन को कंबाइन करवाते हो इन द रेशो 1:5, मतलब 1 मोल ऑफ जिनॉन लिया है, 5 मोल्स ऑफ फ्लोरीन लिए इन अ कंटेनर, तब आपको जिनॉन टेट्राफ्लोराइड मिलेगा। और अगर आपने फ्लोरीन बहुत ज़्यादा ले ली है, 1:20 की रेशियो में जिनॉन और फ्लोरीन ली है, तो तब जाके आपको जिनॉन हेक्साफ्लोराइड मिलेगा। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जिनॉन फ्लोराइड्स हैं। इसके अलावा आप जिनॉन हेक्साफ्लोराइड को एक और तरीके से प्रिपेयर करवा सकते हो बाय कंबाइनिंग XeF4 विद O2F2। O2F2 बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड होता है ना, और बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। तो ये फ्लोरीन इसको दे देगा, XeF6 बन जाएगा, O2 निकल जाएगी, जिनॉन हेक्साफ्लोराइड आपको मिल जाएगा। ये तीनों ही वॉलेटाइल सॉलिड्स हैं, सबलाइमिंग सॉलिड्स हैं। और XeF6 तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसको आप ग्लास बॉटल्स में भी स्टोर नहीं करके रख सकते, क्योंकि ये ग्लास के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। अभी रिएक्शंस में करेंगे हम इसकी रिएक्शन विद सिलिका एंड वाटर। 4th वाली रिएक्शन का कोई प्रेशर नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में 1 बार पे ही करवाया होगा। डन। ये जो गैसेस की रेशियोज दी होती है ना, ये बाय वॉल्यूम्स दी होती हैं, बाय मोल्स दी होती हैं। हो गया। O2F2 हाँ अनस्टेबल रहता है, हमने अभी थोड़े दिन पहले तो पढ़ा है ऑक्सीजन के फ्लोराइड्स में। इनफैक्ट ग्रुप 17 में भी पढ़ा है हमने।
चलो अब स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। XeF2 का क्या स्ट्रक्चर आएगा, XeF4 का और XeF6 का। जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कर चुके हैं स्ट्रक्चर्स, लास्ट ईयर केमिकल बॉन्डिंग में भी किए हैं। तो जिनॉन की वैलेंस शेल में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 XeF बॉन्ड्स बन जाएंगे, 6 electrons will be in non-bonded state, मतलब 3 लोन पेयर, 2 बॉन्डेड पेयर्स। स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 5 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या आ जाएगी, sp3d। और ज्योमेट्री क्या आती है sp3d के लिए, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के लिए ट्रायगोनल बायपिरामिडल। दो टाइप की पोजीशंस होती हैं, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल। लोन पेयर्स हमेशा कहाँ रहेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशंस पे। फ्लोरीन रहेंगे एक्सियल पोजीशंस पे। स्ट्रक्चर आपको क्या देखने को मिलेगा, इट विल बी लीनियर। XeF6 हाँ महंगा ही होगा। जेनॉन भी आपको आसानी से थोड़ा ना मिलने वाली है, और फ्लोरीन भी इजीली आप ऑब्टेन नहीं करते, और जेनॉन और फ्लोरीन को कंबाइन करवाना भी बहुत मुश्किल है। XeF4 का स्ट्रक्चर क्या आएगा, ऐसे ही आप कर लो, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4 XeF बॉन्ड्स बनेंगे। तो जेनॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स खर्च हो जाएंगे, 4 बचेंगे। 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मींस यू आर हैविंग 2 लोन पेयर्स, 4 bonded pairs, total 6 electron pairs। 6 electron pairs के लिए hybridization will be sp3d2। इस केस में sp3d थी। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगी। लोन पेयर्स कहाँ रहेंगे, लोन पेयर्स मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे, मैक्सिमम एंगल पे रहेंगे टू मिनिमाइज रिपल्शंस। तो एक स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट आ जाएगा आपका। XeF6 के साथ क्या होगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आएगा ना। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रन या कैप्ड ऑक्टाहेड्रन। तो 6 बॉन्डेड पेयर्स रहेंगे, एक लोन पेयर रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे ना नॉन बॉन्डेड स्टेट में। sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ये स्ट्रक्चर हम पहले भी ड्रॉ कर चुके हैं। जो लोन पेयर होगा दैट विल स्टे एट द सेंटर ऑफ सम फेस, किसी भी फेस के सेंटर पे होगा।
तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, दिस विल बी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रन। हो गया? XeF4 में हाँ सारी की सारी पोजीशंस इक्विवेलेंट है। ठीक है, स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जिनॉन फ्लोराइड्स। तो जो जिनॉन फ्लोराइड्स होते हैं सारे के सारे कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं और सब्लाइम कर जाते हैं बहुत रेडिली। जो लोअर फ्लोराइड्स होते हैं, आप लोअर फ्लोराइड्स से हायर फ्लोराइड्स बना सकते हो। जैसे XeF4 को आप फ्लोरीन के साथ हीट कर दो अंडर प्रेशर, तो XeF6 आप ऑब्टेन कर लोगे। तो लोअर फ्लोराइड से हायर फ्लोराइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग विद फ्लोरीन अंडर हाई प्रेशर। फिर ये जो जिनॉन फ्लोराइड्स हैं ये बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और बहुत ही अच्छे फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स हैं। किसी में आपने फ्लोरीन ऐड करवाना है या किसी को आपने ऑक्सीडाइज करवाना है तो आप ये जिनॉन के फ्लोराइड्स यूज कर सकते हो। इसमें जो फ्लोरीनेटिंग पावर है XeF6 की सबसे ज्यादा होती है, फिर XeF2 की, फिर XeF4 की। XeF6 तो आप समझते हो कि 6 फ्लोरीन एटम्स लगे हैं जेनॉन के आसपास, तो बहुत ज्यादा रिपल्शन होगी। आप स्ट्रक्चर देख सकते हो इसका, इस 6 फ्लोरीन एटम्स में बहुत ज्यादा रिपल्शन होगी, तो जेनॉन की टेंडेंसी रहती है कि फ्लोरीन फटाफट रिलीज कर दे। तो ये बहुत ही अच्छा फ्लोरीनेटिंग एजेंट है। XeF6 सबसे अच्छा फ्लोरीनेटिंग एजेंट, फिर XeF2, फिर XeF4। अब XeF2 और XeF4 में हिंड्रेंस नहीं मैटर करती। आप ये देख सकते हो ये एक्सियल पोजीशंस है, एक्सियल पोजीशंस पे रिपल्शन ज्यादा होती हैं, एक्सियल बॉन्ड स्लाइटली लॉन्गर होते हैं और वीकर होते हैं। तो ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर आप इसमें कैलकुलेट करोगे जेनॉन और फ्लोरीन की, वो कम आएगी। यहाँ पे जो बॉन्ड रहता है वो रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगी, इसकी बॉन्ड लेंथ कम आएगी। ये बॉन्ड लेंथ आती है 2.00 एंगस्ट्रॉम और ये बॉन्ड लेंथ आती है 1.95 एंगस्ट्रॉम। तो ये बॉन्ड क्योंकि लंबा है, वीकर है, फ्लोरीन रिलीज करना ज्यादा आसान है। XeF2 is a better fluorinating agent than xenon tetrafluoride. ओके, फिर जो xenon फ्लोराइड्स होते हैं ये फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं टू फॉर्म कैटायनिक स्पीशी। इसका मतलब क्या है, कुछ फ्लोराइड आयन, कुछ ऐसे आपके पास मॉलिक्यूलर स्पीशी होती है जो फ्लोराइड आयन को बहुत रेडिली एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे आपने XeF2 को रिएक्ट करवा दिया SbF5 के साथ, तो SbF5 एक फ्लोराइड एक्सेप्टर रहता है, फ्लोराइड आयन को रेडिली एक्सेप्ट कर लेता है। और जेनॉन एक फ्लोराइड आयन दे देगा, F नेगेटिव खुद से निकाल देगा और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक कैटायनिक स्पीशी में XeF पॉजिटिव बनेगा और फ्लोराइड SbF5 के साथ एसोसिएट हो जाएगा टू गिव यू SbF6 नेगेटिव। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल आप देख सकते हो कि XeF4
को आपने जैसे PF5 के साथ रिएक्ट करवाया तो ये फ्लोराइड दे देगा, ये फ्लोराइड एक्सेप्टर है। ये दोनों फ्लोराइड ले लेते हैं, ये XeF3 पॉजिटिव बना लेगा। ये लुईस एसिड्स होते हैं ना, SbF5 PF5। तो फ्लोराइड आयन एंटीमनी और फॉस्फोरस के साथ जाके डेटिव बॉन्ड बना लेगा। ये इस टाइप के हेक्साफ्लोराइड्स आपको मिल जाएंगे। हेक्साफ्लोराइड आयंस ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स हमने पढ़े भी हुए हैं कि फॉस्फोरस एंटीमनी ये सब अपनी जो कोवलेंसी होती है वो 6 तक एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर ये जो जिनॉन फ्लोराइड्स हैं, दे कैन रिएक्ट विद फ्लोराइड आयन डोनर्स टू फॉर्म फ्लोरोएनायंस। ये फ्लोराइड आयन डोनर्स के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। फ्लोराइड आयन डोनर्स कौन से होंगे? अल्कली मेटल के जो फ्लोराइड्स रहते हैं, जिनकी खुद की फ्लोराइड देने की टेंडेंसी रहती है, जैसे सोडियम फ्लोराइड हो गया, पोटेशियम फ्लोराइड हो गया, रुबीडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड। जैसे आपने रुबीडियम फ्लोराइड लिया और उसको XeF6 के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो ये जैसे फ्लोराइड डोनर है, ये फ्लोराइड एक्सेप्टर का काम करेगा। ये फ्लोराइड ले लेगा, आपके पास Rb पॉजिटिव इंटू XeF7 नेगेटिव टाइप ऑफ फ्लोरोएनायन मिलेगा। ये जेई एडवांस में या जेई मेंस में आया हुआ है, ज्यादा पुराना है, 3-4 साल पहले। ये जिनॉन के कैटायन बने हैं, ये देखो जिनॉन के फ्लोरो एनायन बने हैं। आप ये भी बना सकते हो जिनॉन डाइफ्लोराइड से, अगर आप टेट्राफ्लोराइड बनाना चाहते हो अंडर सूटेबल कंडीशंस, मतलब जो भी प्रेशर चाहिए होगा वो लगा लेना। फ्लोरीन और जिनॉन डाइफ्लोराइड को रिएक्ट करवा के जिनॉन टेट्राफ्लोराइड कैन बी फॉर्म्ड। XeF6 सबसे अच्छा फ्लोरिनेटिंग एजेंट इसलिए है क्योंकि 6-6 फ्लोराइड आयंस लगे हैं ना, उनमें रिपल्शंस बहुत ज्यादा होंगी। और ऊपर से एक लोन पेयर भी तो है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के भी रिपल्शंस हैं, बॉन्ड पेयर के भी रिपल्शंस हैं, 6 फ्लोरीन एटम्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड की आपस की रिपल्शंस हैं। जेनॉन फ्लोरीन बॉन्ड वैसे ही वीक होता है, इतने फ्लोरीन्स हैं, तो ये सबसे इजीली फ्लोरीन रिलीज करता है। हाँ, नोट कर लो, आराम से नोट कर लो। लोन पेयर्स इक्वेटोरियल पोजीशंस पे क्यों रहते हैं? ये जनरल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया था, नहीं तो वैसे ही याद रख लो। जब भी आपने लोन पेयर्स या सुपर पेयर्स को प्लेस करना है, वो हमेशा आप इक्वेटोरियल पोजीशन पे करते हो टू मिनिमाइज रिपल्शंस। अल्कली मेटल फ्लोराइड्स फ्लोराइड डोनर क्यों है?
देखिए ये तो वैसे भी आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ना, आरबी पॉजिटिव और फ्लोराइड रहता है अलग अलग, कोई इनमें कोवेलेंट बॉन्ड थोड़ा ना होता है अल्कली मेटल फ्लोराइड्स में। इस रिएक्शन को करने का और कोई वे नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा। जो आयनिक फ्लोराइड्स हैं, जो हाईली आयनिक फ्लोराइड्स हैं ना, इनमें कोई कोवलेंट बॉन्ड तो होगा नहीं, वो कैसे एग्जिस्ट करेंगे? अगर लेटिस में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं तो कैसे एग्जिस्ट करेंगे? Na पॉजिटिव और फ्लोराइड अलग अलग ही तो रहेंगे। तो XeF6 जब उनके इस लेटिस के एनवायरनमेंट में आएगा तो फ्लोराइड XeF6 के साथ एसोसिएट हो जाएगा। हो गया ये। अगर किसी का कुछ मिस हो जाता है पिछले वाले स्लाइड पे तो लास्ट में क्लास के बाद आप नोट कर लिया करो। फ्लोराइड्स क्यों बनते हैं, क्लोराइड्स क्यों नहीं बनते? देखिए क्लोराइड्स, जो क्लोरीन होता है वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ा ना होता है कि वो एक नोबल गैस की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करवा पाए। वो इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन ही नहीं कॉज करवा पाएगा। चलो आगे देखते हैं अब। हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनॉन फ्लोराइड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो नोबल गैसेस की ना लिमिटेड सी रिएक्शंस हैं, बट वो रिएक्शंस पिछले कुछ एग्जाम्स में, नीट, जेई, जेई मेंस, जेई एडवांस, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछी गई हैं। तो अगर आपको वो क्रैम भी करनी पड़ती हैं तो आप क्रैम कर लीजिए। बट ये जो हाइड्रोलिसिस है जेनॉन फ्लोराइड्स की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ आपको याद रखनी भी पड़ेंगी और कुछ थोड़ी सी लॉजिकल भी हैं। तो सबसे पहले हम XeF2 को पानी में डालते हैं। तो बेसिकली वाटर क्या करता है, जैसे जिनॉन के साथ एसोसिएट होगा, एक ऑक्सीजन अगर जिनॉन के साथ जुड़ेगा तो दो फ्लोराइड्स निकलेंगे। अब एक्सियो तो स्टेबल नहीं होता, अभी थोड़ी देर पहले भी किसी ने पूछा था। एक्सियो डिकम्पोज कर जाएगा टू गिव यू जिनॉन एंड ऑक्सीजन। जिनॉन मिल जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी, और साथ में जो फ्लोराइड होगा वो वाटर के जैसे H पॉजिटिव के साथ एसोसिएट होके क्या दे देगा, HF दे देगा। ये इसका रिएक्शन होता है, दिस इज द रिडॉक्स चेंज। तो इसमें हो क्या रहा है, जेनॉन रिड्यूस हो रहा है और ऑक्सीजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। जेनॉन देखो +2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, और वाटर को यूजुअली नहीं तो कोई ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, फ्लोरीन ऑक्सीडाइज करता है या ये जेनॉन के फ्लोराइड्स ऑक्सीडाइज करते हैं। तो वाटर यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, -2 से 0 में जा रहा है। तो ये जेनॉन डाइफ्लोराइड की हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। जेनॉन टेट्राफ्लोराइड को भी जब आप वाटर में डालते हो तो दिस इज ऑल्सो अ रिडॉक्स चेंज। इसमें डिसप्रपोर्शनेशन भी होगा और वाटर की ऑक्सीडेशन भी होती है। अब डिसप्रपोर्शनेशन देखिए किस में होता है, ये +4 में है, ये रिड्यूस होके जाएगा 0 में और ऑक्सीडाइज होके जाएगा +6 में। +6 में ये बनाता है XeO3, और वाटर के साथ ऑक्सीडेशन भी होगी, O2 भी मिलेगी आपको। फ्लोराइड किसके साथ जाएगा, HF के साथ जाएगा। तो बहुत कुछ हो रहा है इसमें। इसकी डिस्प्रपोर्शनेशन हो रही है, अलॉन्ग विद दैट वाटर की ऑक्सीडेशन भी हो रही है।
XeF6 की हाइड्रोलिसिस देखो 3 स्टेप्स में होती है। एक ऑक्सीजन आएगा, 2 फ्लोरीन्स निकलेंगे, 2 फ्लोरीन्स निकाल के एक ऑक्सीजन लगा देते हैं। ऑक्सीजन इज डाइवेलेंट, फ्लोरीन इज मोनोवेलेंट। तो एक ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन्स को जैसे रिप्लेस कर रहा है, XeOF4 बनेगा। जो फ्लोराइड निकलेगा वो हाइड्रोजन के साथ एसोसिएट करके HF बना लेगा। XeOF4 विच इज जिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, ये फर्दर अगले स्टेप में हाइड्रोलाइज होगा। फिर से एक ऑक्सीजन आएगा, 2 फ्लोरीन्स को रिप्लेस करेगा। ऑक्सीजन इस बार 2 हो जाएंगे, फ्लोरीन्स 4 से कम होके 2 रह जाएंगे, प्लस HF। जो फ्लोराइड्स निकलेंगे वो HF बनाते जाएंगे। और XeO2F2 प्लस वाटर। फिर अब 2 फ्लोरीन और निकाल दो और XeO3 और आप ऑब्टेन कर सकते हो। ये बनेगा जिनॉन ट्राइऑक्साइड। ये एक्सप्लोजिव सॉलिड है। तो ये जिनॉन हेक्साफ्लोराइड की हाइड्रोलिसिस हो गई। ये जैसे पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो गई। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस क्या होगी? ये तीनों को ऐड करके आप रिएक्शन लिख सकते हो ना, कि XeF6 में अगर आप ढेर सारा पानी डाल दोगे तो यू लास्ट में आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट XeO3 प्लस HF। ठीक। XeF4 की क्या रिएक्शन होगी विद NaF फ्लोराइड? बस जिनॉन को एक और दे दो, XeF5 नेगेटिव बन जाएगा और Na पॉजिटिव। देखिए जो XeF4 की हाइड्रोलिसिस है, इसमें जेनॉन डिस्प्रोपोर्शनेट भी कर रहा है। रिडॉक्स चेंज है पूरा का पूरा। ये भी रिडॉक्स चेंज है। फर्स्ट वाली रिएक्शन भी रिडॉक्स चेंज है। हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6 इज नॉट अ रिडॉक्स चेंज। जेनॉन स्टेज इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, वो आप देख सकते हो। XeF4 की हाइड्रोलिसिस में जेनॉन डिस्प्रोपोर्शनेट भी कर रहा है। जेनॉन 0 में भी जा रहा है, +6 में भी जा रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, और साथ के साथ वो वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर रहा है। जेनॉन जैसे +4 से 0 में गया, खुद रिड्यूस हुआ, खुद रिड्यूस हुआ तो किसी को तो ऑक्सीडाइज करेगा। वो वाटर को भी ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को भी ऑक्सीडाइज करेगा। तो हम बोल सकते हैं ना कि जेनॉन टेट्राफ्लोराइड में जो जेनॉन है दैट हैज डिस्प्रोपोर्शनेटेड, रिड्यूस भी हुआ, ऑक्सीडाइज भी हुआ, along with that वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर दिया। XeO2 स्टेबल ही नहीं होते।
हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, XeO3 इन अल्कलाइन मीडियम। ये चीज एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था ये, कि XeO3 को अगर आप अल्कलाइन मीडियम में डालते हो, पीएच कुछ 10.5 से अगर ज़्यादा है, तो मतलब मॉडरेटली अल्कलाइन मीडियम है, तो जेनेट आयंस आपके पास बनते हैं। पेन चेंज कर लूँ मैं। XeO3 को जब आप अल्कलाइन मीडियम में डालोगे तो यू विल गेट जेनेट आयंस, जिसमें कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिनॉन विल स्टे द सेम। ये जेनेट आयन डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है टू गिव यू पर जेनेट आयन। और पर जेनेट आयन ये होता है जिसमें कि जिनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होती है। साथ में वाटर की ऑक्सीडेशन भी हो जाती है। तो ये रिएक्शन आपने याद रखनी है बस। ये सब आपको अल्कलाइन मीडियम में ही देखने को मिलेगा। ये भी 2-3 साल पहले जेई एडवांस में आया था। ठीक है, ये नोट कर लेना एक कि XeO3 इज अ कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड। अगर नहीं नोट किया पहले, अब कर लो। डन। अब यूजेस, लास्ट वाली रिएक्शन का कुछ लॉजिक में, कुछ लॉजिक नहीं है। परजिनेट आयन में आप ये देख सकते हो कि जिनॉन ने ऑक्सीजन के साथ जैसे ज्यादा बॉन्ड्स बनाए हैं ना, तो पॉसिबली जो प्रोडक्ट साइड आपके जो कंपाउंड्स हैं, दोज आर मोर स्टेबल देन ऑन द रिएक्टेंट साइड। यही हो सकता है और कुछ नहीं। अब यूजेस देखते हैं नोबल गैसेस के। सबसे पहले हीलियम के क्या क्या यूजेस रहते हैं। हीलियम नॉन इन्फ्लेमेबल गैस है, लाइट है, इसकी डेंसिटी काफी ज्यादा कम होती है। इससे लाइटर गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को फिर भी आप ऐसे हॉट एयर बलून्स में यूज नहीं करते। हाइड्रोजन को इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि वो हाईली इन्फ्लेमेबल होती है,
हीलियम को यूज करते हैं जो कि हाइड्रोजन से थोड़ी सी हैवियर है बट नॉन इनफ्लेमेबल है। फिर जो हीलियम होती है, लिक्विड हीलियम आप ऑब्टेन करते हो एट 4.2 केल्विन। एक्चुअल में हीलियम की भी ना दो स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं लिक्विड फॉर्म में, एक होती है हीलियम 1, एक होती है हीलियम 2। ये हीलियम 1 स्टेट है जो कि 4.2 केल्विन पे मिलती है। इसके बिलो जाओगे तो कुछ एनोमलस बिहेवियर आपको हीलियम का देखने को मिलता है, और 2.2 केल्विन पे जाके आपको हीलियम 2 मिलती है, जिसकी और बहुत सारी एनोमलस प्रॉपर्टी रहती हैं, जो सुपर फ्लूइडिटी शो करती है, विस्कोसिटी जीरो हो जाती है, सुपर कंडक्टिविटी शो करती है। बट वो सारी चीजें हमने डिस्कस नहीं करनी, हमारे स्कोप के बियॉन्ड है। ये लिक्विड हीलियम को हम यूज करते हैं इन गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स, और इट इज ऑल्सो यूज एज अ क्रायोजेनिक एजेंट। क्रायोजेनिक एजेंट क्या होता है? जो बहुत ज्यादा ठंडा करने के लिए यूज होता है। जैसे हमने क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट नहीं पढ़ा था। क्रायोस्कोपी, क्रायो वर्ड किसके साथ रिलेटेड है? बहुत ज्यादा कोल्ड कंडीशन के साथ रिलेटेड है। तो कई आपने एक्सपेरिमेंट्स करवाने होते हैं बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे, तब फिर आप लिक्विड हीलियम यूज करोगे। और अगर आपने सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स बनाने हैं, विच आर एन असेंशियल पार्ट ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोमेट्री, ये कुछ टेक्निक्स होती हैं। और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई, ये तो मेडिकल फील्ड में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस। आपको ये सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स चाहिए होते हैं, सुपर कंडक्टर्स चाहिए होते हैं। तो सुपर कंडक्टर्स एक्चुअल में बहुत लो टेम्परेचर पे ही काम करते हैं। तो वो लो टेम्परेचर आप लिक्विड हीलियम या लिक्विड नाइट्रोजन से अचीव करते हो। आप लोगों ने शायद फिजिक्स में अभी सुपर कंडक्टर्स पढ़ा होगा, तो या आगे जाके पढ़ोगे तो आप रियलाइज करोगे कि सुपर कंडक्टर्स जब ऑपरेट करते हैं तो उनके लिए टेम्परेचर कंडीशन बहुत कम चाहिए होती है। तो इतना कम टेम्परेचर आप लिक्विड हीलियम से अटेन कर सकते हो। फिर हीलियम को आप कहाँ यूज करते हो? इट इज अ डाइल्यूएंट फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने के लिए ना, आप डाइविंग एपरेटस में, जो स्कूबा डाइवर्स होते थे, वो अपने एयर टैंक्स में नॉर्मल एयर तो कैरी नहीं ना करते थे। तो जो एयर होती थी या जो ऑक्सीजन होती थी, इट वाज डाइल्यूटेड विद हीलियम, क्योंकि हीलियम पानी में डिसॉल्व नहीं करती थी। सॉरी, हीलियम अंडर प्रेशर ब्लड स्ट्रीम में डिसॉल्व नहीं करती थी। यही अगर नॉर्मल एयर हम डालते एयर टैंक्स में तो नाइट्रोजन ब्लड स्ट्रीम में डिसॉल्व कर जाएगी और फिर बेंड्स की प्रॉब्लम आती है। तो ये हमने एप्लीकेशन पहले भी डिस्कस की हुई है। फिर बाकी गैसेस के यूजेस देखते हैं कि जो नियॉन है, नियॉन को आप यूज करते हो डिस्चार्ज ट्यूब्स में, फ्लोरोसेंट बल्ब्स में, लाइटिंग पर्पसेस के लिए यूज करते हो। बहुत सारे बल्ब्स में नियॉन गैस को यूज किया जाता है। नियॉन लाइट्स होती हैं, आपने सुना होगा कभी, एडवर्टाइजमेंट पर्पसेस के लिए यूज होती हैं। तो ये नियॉन बल्ब्स आर यूज्ड इन बोटेनिकल गार्डन्स एंड ग्रीन हाउसेस। आर्गन का काम क्या है? आर्गन देखो वैसे सबसे ज्यादा अबंडेंट नोबल गैस है, तो इसको हम यूज करते हैं टू प्रोवाइड एन इनर्ट एटमॉस्फेयर। किसी रिएक्शन को आपने अगर करवाना है इनर्ट एनवायरनमेंट में, तो आप आर्गन यूज करते हो। जहां पे आप नाइट्रोजन नहीं यूज कर सकते, N2 नहीं यूज कर सकते, वहां आप आर्गन यूज करोगे, क्योंकि आर्गन बिल्कुल भी किसी के साथ भी कंबाइन नहीं करेगी। बहुत सारे मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इनर्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए आर्गन गैस इज यूज्ड। तो आर्क वेल्डिंग ऑफ मेटल्स में या एलॉयज की फॉर्मेशन में, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स में आर्गन गैस यूज करते हो। इट इज ऑल्सो यूज इन लेबोरेटरी फॉर हैंडलिंग सब्सटेंसेज विच आर एयर सेंसिटिव। कुछ सब्सटेंसेस को आप एयर में प्लेस नहीं कर सकते, तो उनको फिर आर्गन के एनवायरनमेंट में स्टोर करोगे। जेनॉन और क्रिप्टॉन क्योंकि बहुत ज्यादा रेयर है, इनके कोई भी सिग्निफिकेंट यूजेस नहीं है। ये कुछ स्पेशल बल्ब्स में यूज होती हैं, कुछ स्पेशल टाइप की फोटोग्राफिक कैमरास में ये जेनॉन और क्रिप्टॉन गैसेस यूज होती हैं। ठीक है, ये सारे यूजेस आप नोट कर लेना बाद में। अब ये कुछ हीलियम की स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं जो अभी मैं आपको बता रहा था। हीलियम की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं देखिए, जो बाकी एलिमेंट से बहुत ज्यादा अलग हैं। सारे के सारे एलिमेंट्स को बहुत ज्यादा ठंडा करने पे, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर,
आप उनको सॉलिडिफाई कर सकते हो। ऑल एलिमेंट्स बिकम सॉलिड ऑन कूलिंग, बट हीलियम कूलिंग पे सिर्फ लिक्विफाई होती है, सॉलिडिफाई नहीं होती। अगर आप हीलियम को सॉलिडिफाई करवाना चाहते हो तो आपको प्रेशर बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा और ठंडा भी बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। सिर्फ कूलिंग से आप लिक्विड हीलियम ही अचीव कर पाओगे, सॉलिड हीलियम नहीं बन सकती। सॉलिड हीलियम बनाने के लिए कूलिंग भी करनी पड़ेगी, प्रेशर भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, और कुछ 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के करीब आपको ये प्रेशर लगाना पड़ता है। ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ हीलियम, दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। फिर जो हीलियम है ये दो लिक्विड फेजेस में एग्जिस्ट करता है। हीलियम 1 इज अ नॉर्मल लिक्विड जो कि आपको 4.5 केल्विन के करीब मिलता है, और हीलियम 2 एक स्पेशल लिक्विड है, सुपर फ्लूइड बोलते हैं, जिसकी की जीरो विस्कोसिटी रहती है। ये जहां पे भी रखोगे फ्लो कर जाएगी वहां से, और सुपर कंडक्टिविटी रहती है। ठीक है, तो सुपर फ्लूइड्स के मतलब खुद में एक बहुत नया सा टॉपिक है, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कि जो लिक्विड हीलियम होती है उसको अगर आप किसी ग्लास में भी स्टोर करते हो तो वो ग्लास की वॉल्स को भी कंबाइन करके वो क्लाइम करके बाहर की तरफ गिर सकती है, और कुछ कुछ इसकी एनॉमलस प्रॉपर्टीज रहती हैं। ठीक है, तो ये जो यूजेस हैं और स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं ये आप नोट कर लेना, बाद में मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। स्ट्रक्चर्स ऑफ ज़ीनॉन कंपाउंड्स अब देखते हैं। आप बनाओगे XeO3, XeO4, XeOF2, XeOF4, XeOF2, O2F2, और XeO3F2। ये सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करोगे आप। ये मोटो G5 प्लस कौन है जो मेरे को बार बार मैसेज करी जा रहा है, और मैं बहुत बारी क्लासेस में बोल चुका हूँ कि जिसने भी ज्वाइन करना होता है अपने एक्चुअल नेम से किया करो। क्या एक्चुअल नेम ही मोटो G5 प्लस है? हाँ, हीलियम का फोर्थ यूज बता देता हूँ। ये हमने एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ में पढ़ा था। कि जब स्कूबा डाइवर्स सी में बहुत नीचे की तरफ जाते हैं तो वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर वो नॉर्मल एयर ब्रीथ करेंगे तो डाई नाइट्रोजन ब्लड स्ट्रीम में डिसॉल्व करना शुरू कर देती है, और जब जो आपका डाइवर है वो रीसर्फेस करेगा, सरफेस पे दोबारा से ऊपर आएगा, प्रेशर कम होगा, नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी इन द ब्लड स्ट्रीम कम होगी, ब्लड से नाइट्रोजन बाहर की तरफ निकलेगी, तो वो एक डिजीज कॉज करती है विच इज नोन एज बेंड्स। वो काफी पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, ब्लड कैपिलरीज में ऐसे बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस फिनोमिना को बेंड्स कहा जाता है, जो कि काफी ज्यादा पेनफुल होता है।
तो बेंड्स को अवॉइड करने के लिए हम नाइट्रोजन का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा कम कर देते हैं, ऑक्सीजन के साथ थोड़ी सी नाइट्रोजन डालते हैं और हीलियम डालते हैं। हीलियम इसलिए ऐड की जाती है, हीलियम की जो सॉल्युबिलिटी रहती है वाटर में या ब्लड स्ट्रीम में वो बहुत ज्यादा कम होती है इवन अंडर हाई प्रेशर। अब हीलियम की सॉल्युबिलिटी पानी में क्यों कम होती है? क्योंकि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस किस पे डिपेंड करता है? क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है। चलो ये स्ट्रक्चर हो गए, ड्रॉ कर लिए सबने। जिनोन की वैलेंस शेल में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो जिनोन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, 3 देखो सुपर पेयर्स आएंगे और एक लोन पेयर आएगा। ज्योमेट्री क्या आएगी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के लिए? टेट्राहेड्रल, वन ऑफ द पोजीशन विल बी ऑक्यूपाइड बाय लोन पेयर and remaining 3 positions by these super pairs। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा दिस विल बी पिरामिडल। एक्सियो 4 में जेनॉन अपने 8 के 8 इलेक्ट्रॉन खर्च कर देगा 4 डबल बॉन्ड्स बनाने में, तो यू आर हैविंग 4 सुपर पेयर्स। तो आपका स्ट्रक्चर क्या आएगा? इट विल बी टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पी ब्लॉक में आपसे कुछ भी नहीं ना हो रहा तो स्ट्रक्चर्स तो जरूर करने ही करने हैं। XeO F2, जेनॉन एक डबल बॉन्ड बनाएगा, 2 सिंगल बॉन्ड्स बनाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन जेनॉन के खर्च हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स और बचेंगे जेनॉन के पास, तो दिस मींस 2 लोन पेयर्स। तो एक सुपर पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और दो, एक सुपर पेयर, 2 बॉन्ड पेयर्स, 2 लोन पेयर्स, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के लिए ज्योमेट्री क्या आएगी? इट विल बी ट्राइगोनल बायपिरामिडल। हमेशा लोन पेयर और सुपर पेयर को आपने इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही प्लेस करना है। 2 लोन पेयर्स हैं, एक सुपर पेयर है। स्ट्रक्चर क्या आया है आपका? टी शेप्ड। फिर XeO F4, एक एक्सी डबल बॉन्ड हो, 4 XeF बॉन्ड्स। देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ जेनॉन हैव बीन यूज्ड, 2 बचेंगे, मतलब एक लोन पेयर बचेगा। तो आप देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द जेनॉन विल बी 6। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, सुपर पेयर और लोन पेयर को ऑपोजिट पोजीशन पे प्लेस करोगे, रिपल्शंस तभी मिनिमाइज हो पाएंगी। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में ऑल 6 पोजीशंस आर इक्विवेलेंट। बस ध्यान ये रखना है कि जो डबल बॉन्ड हो है और जो लोन पेयर है उनको डायगोनली ऑपोजिट प्लेस करना है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखेगा दिस विल बी स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। XeO2F2,
ज़ेनॉन ने 2 डबल बॉन्ड्स बना लिए, 2 सिंगल बॉन्ड्स बना लिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ज़ेनॉन हैव बीन यूज्ड, एक लोन पेयर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स विल बी 5। ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री आएगी। लोन पेयर और सुपर पेयर को हमेशा ही आपने इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्लेस करना है। ये आप नोट कर लेना, मेरे पास जगह नहीं है, नहीं तो मैं नोट कर देता, यहाँ लिख देता। लोन पेयर्स एंड सुपर पेयर्स हैव टू बी प्लेस्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ये सीसॉ शेप स्ट्रक्चर आ जाएगा। नेक्स्ट है XeO3F2। Xenon will form 3 Xe double bond O, 2 सिंगल बॉन्ड्स। तो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन इसके यूज हो जाएंगे, कोई भी लोन पेयर नहीं रहेगा इसके पास। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के लिए ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल बायपिरामिडल। तो सुपर पेयर्स को प्लेस करेंगे हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ये स्ट्रक्चर आएगा पेंटागोनल बायपिरामिडल। सॉरी, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। पेंटागोनल बायपिरामिडल तो IF7 का होता है ना। हो गया ये। तो आज के लिए बस इतना ही है। नोबल गैसेस हमारा कंप्लीट है। ये मैंने सोचा था कि आज ये रोड मैप डिस्कस करेंगे। ये और है जो एक आपके ग्रुप में भेज दिया मैंने, ये फिर परसों वाली क्लास में डिस्कस होंगे। एक ये रोड मैप और एक ये रोड मैप। ठीक है, तब तक ट्राई कर लेना। और भी ऐसे मैं रोड मैप्स भेजूंगा 5-6, तो तब तक आप ट्राई करके रख लेना। PDF में डाल दूं अभी के लिए तो यही दो। अच्छा, XeF6 का SiO2 के साथ रिएक्शन बताना रह गया, एक नोट कर लो। मिस कैसे हो गया? यहाँ यहाँ लिख दे रहा हूँ XeF6 का सिलिका के साथ रिएक्शन। बाकी रिएक्शंस कहाँ लिखे हैं? तो XeF6 can't be stored इन ग्लास बॉटल्स। ग्लास किससे बना होता है? सिलिका से तो बना होता है।
तो बेसिकली जैसे जेनॉन ऑक्सीजन ले लेगा सिलिकॉन से और सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड बना लेगा, तो यू विल गेट XeO2F2 प्लस SiF4। तो सिलिकॉन से दो ऑक्सीजन जिनॉन ने ले लिए, दो ऑक्सीजन जिनॉन के साथ ऐड हो गए, चार फ्लोरीन्स निकल गए, वो सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड बना लेंगे। ठीक है, ये नोट कर लीजिए एक। ठीक है, मैं जो भी रोड मैप्स हैं वो अभी शेयर कर दूंगा। अभी के लिए तो मैंने दो रोड मैप्स ही बनाए हैं, बाकी के मैं रात में या कल ग्रुप में शेयर करूंगा। चलो, थैंक यू।